चाहे व्यापारी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो ये शासन करने के लिए नहीं आती है, व्यवसाय करने के लिए आती है। और वही हाल आज पूरे मध्य प्रदेश में नजर आता है। वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं और पूरे तरीके से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार नजर आता है। किसानों की फसल खराब हुई, हमारे कार्यकाल में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यहां फसल खराब हुई तो उन्होंने बिना सर्वे के किसानों को पूरा मुआवजा दे दिया। सर्वे का इंतजार तक नहीं किया। इसी प्रकार कर्जा माफी का हम लोगों ने वादा किया था और जो ओवरड्यू किसान थे उनके 2 लाख रुपए कर्जे माफ हुए और ड्यू जो थे उनमें 50,000 के सभी को माफ हो गए थे और 1 लाख के भी कुछ इलाकों में माफ हुए। इसी बीच में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमारे विधायकों को खरीद के सरकार गिरा दी। केवल 15 महीने का समय मिला, लेकिन कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में जो माफिया राज चला हुआ था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो सब को हटाया गया। जो मिलावट का एक बोलबाला था पूरे प्रदेश में उसे समाप्त किया। शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत उसका ये फर्क पड़ा कि किसानों को उनके दूध का भाव अच्छा मिलने लगा, क्योंकि नकली दूध जो मार्केट में हुआ करता था उससे काफी नाकिश जो हमारे पशुपालक थे उनको काफी दिक्कत आती थी और काफी उनको उनके भाव। जो विधवा पेंशन मेरे कार्यकाल में 300 रुपए माहवार मिलते थे, विधवा वृद्धा पेंशन, हमारा वादा था 1,000 रुपए करने का, तो उन्होंने पहली साल में ही 600 किए, क्योंकि 5 साल के लिए हमारा वादा था, तो हम अगले साल 2 साल में इसको 1,000 कर देते। हर तरह से बिजली का बिल देख लीजिए, आप यहाँ पे सब पत्रकार बंधु हैं, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे कि उन्होंने जो बिजली की दरें मंजूर की थी, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी बिजली का बिल घटकर 200-500 रुपए के अंदर हो गया था, जबकि भाजपा के कार्यकाल में 2-3 हजार रुपए का बिल आया करता था। इसी के साथ साथ यदि आप देखें तो हर तरह से हमने हमारे वादे पूरे किए। 20 साल से भाजपा की सरकार चली हुई है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में जो हालात हैं उसमें कहीं सुधार नजर नहीं आ रहा। जो सड़कें बनी भी हैं वो भी नेशनल हाईवे में ज्यादा विकास हुआ है। और यदि आप देखेंगे तो बिजली की आपूर्ति में भी जो हमने पावर प्लांट्स चालू किए थे वो पावर प्लांट्स 2007-2008 तक पूरे। इन लोगों ने जो नए पावर प्लांट का साइन किया
आज हालात ये है कि उनको बिजली घर नहीं चलाने के बावजूद भी पेमेंट किया जा रहा है, गारंटी के का जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए का उस पर नुकसान सरकार को हो रहा है। उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली मिल रही है और पूरे तरीके से आज किसान, गरीब, मजदूर ये परेशान है। पंचायती राज ठप हो चुका है। पंचायतों के अधिकार से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लगभग 2,25,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, यहां फीस नहीं ली जाती है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। हमारे कार्यकाल में हर किलोमीटर पर हमने स्कूल खोल दिया था, प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर हाई स्कूल खोल दिया था। वो बंद किए जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी जो तरक्की का सिलसिला था वो उसमें कमी आई है। अब नर्सिंग कॉलेजेस का भी आप देख लीजिए, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नर्सिंग कॉलेजेस खोल गए थे और उनमें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के मंजूरियां दे दी गई। आज लगभग 500 नर्सिंग कॉलेजेस मध्य प्रदेश की उनको मान्यता रुकी हुई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, कैसी तरह सरकार करेगी। ये कमेंट हमारे नहीं है, हाईकोर्ट के। आपके नीमच में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय कमलनाथ जी के समय लिया गया था और जो अनप्रोडक्टिव लैंड है, यहाँ खेती किसानी की जमीन नहीं है, वहां लोगों को जमीन जहाँ अनप्रोडक्टिव लैंड थी उसमें सोलर प्लांट स्थापित करने का, सोलर पार्क का भी निर्णय कमलनाथ जी के समय हुआ था। कल मैं सुहासना में था, सुहासना के मंत्री जी माननीय नाग जी, उनके गांव में सोलर प्लांट लगाया गया और वादा किया गया था कि यहाँ गांव के लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। गांव की पूरी गोचर वगैरह उस पर सोलर पैनल लगाए गए। अब उनको बिजली नहीं दी जा रही है। कहा था कि बड़ा है देश में और हिंदुओं में मुसलमानों का डर पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों में हिंदुओं का डर पैदा किया जा रहा है और इसमें दोनों तरफ से भाजपा और MIM दोनों मिलकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया है। हेट स्पीच के खिलाफ हम उसका सम्मान करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी हो, अगर किसी धार्मिक उन्माद फैलाकर वे नफरत फैलाने वाली कोई बात करते हैं धर्म के आधार पर, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ की जो घटनाएं थी उनके बारे में मैंने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करने की पिटीशन लगाई गई। आज तक उस पिटीशन में कोई फैसला नहीं हुआ है। अर्ली हियरिंग की हम मांग करते हैं तो प्रोसिक्यूशन जो हमारे सरकारी पक्ष है वो उसे तारीख बढ़वाता चला जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये देश सबका है। सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक समरसता, धार्मिक समरसता ये हमारे देश की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। उसे बिगाड़ने का लोग कुटिल प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए। आज हमारी मंडल सेक्टर की मीटिंग है। उसके बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम लोग उनकी बात सुनेंगे, उनके मन की बात सुनेंगे, हमारे मन की बात नहीं सुनेंगे। जैसा कि मोदी जी का 30 अप्रैल को कल वे 100वां मन की बात का भाषण देंगे और इस 100वें एपिसोड में पूरे देश के जो सूचना तंत्र है, शासकीय सूचना तंत्र है, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप सब लोगों को व्यवस्था करिए, दिखाया जाए, सुनने के लिए मजबूर किया जाए। और एक जो हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर, उनसे उन्होंने इसका सर्वे करवाया और कहा कि 100 करोड़ लोग, 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं। और वो डायरेक्टर साहब वीरेंद्र शर्मा जी ऐसे हैं जो कि फर्जी अपनी मार्कशीट देकर वे डायरेक्टर बने, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ उनको हटाने का फैसला दिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे देश में मोदी जी जहां एक तरफ अपने मन की बात सुनाते हैं, लड़कियों से कि कहते हैं कि पढ़ो और पढ़ो, लेकिन वही महिला एथलीट्स हमारी जो पहलवान जो मेडल जीत के लाई, नेशनल हमारे स्पोर्ट्स में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, सेक्सुअल अब्यूज के केस में जो भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजभूषण सिंह है, मेंबर पार्लियामेंट, वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, लेकिन 6 महीने से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और उन्हें मजबूर जंतर मंतर पर हड़ताल करने के लिए बैठना पड़ा। या पढ़ो पड़ोस की योजना है। अतीक अहमद माफिया डॉन था और कई अपराध कर चुका था। उसके बेटे का पुलिस का एनकाउंटर हुआ, वो अपनी जगह सही था, लेकिन जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, ये वहां की पुलिस पर एक इंडिकेशन है उनकी असफलता और निष्क्रियता और निकम्मेपन की, कि किस प्रकार से उन्होंने पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जो कि वहां पुलिस में कस्टडी में है, उसके सामने, आंखों के सामने उसको मार दिया जाता है और बंदूक के लिए हुए पुलिस का एक भी आदमी उनके हिफाजत में कोई कार्रवाई नहीं करता। ये टोटल फेलियर है पुलिस का। लेकिन मैं इस बात को कह दूं कि अतीक अहमद माफिया डॉन था और जैसा कहा जाता है कि उसने अनेक हत्याएं की थी। इसी प्रकार से उमेश पाल की भी हत्या उसने की थी। तो इसलिए
जो एनकाउंटर में मारा गया उसके बारे में तो मैं उसमें सहमत हूँ, ठीक किया, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो मारा गया वो उसमें मुझे आपत्ति है। राजा साहब या विधायकों से शुरू हुआ और नीचे तक आ गया, ये उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है जो पोलिंग बूथ पर बैठते हैं, जो कांग्रेस की झंडा उठाते हैं, जो कांग्रेस की धनिया बिकते हैं और स्वार्थी लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पैसा कमाते हैं और बिक जाते हैं। पार्टी माँ होती है लेकिन माँ की वो कोई कदर नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं खुद इस बात से बेहद दुखी हूँ। क्या कभी उम्मीद आप और हम कर सकते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ चले जाएंगे? कम से कम मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता। कभी उम्मीद कर सकते थे कि जिनको सब कुछ मिला वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे? और बिना कारण के ये एक दिन पहले तक जो कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे दिन पता चला कि वो तो भाजपा में चले गए। ये देश के लिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। मैं तो चाहता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ और मजबूत किया जाए और जो भी पार्टी छोड़ के जाता है, एक पार्टी छोड़ के कोई भी जाता है तो उसको कम से कम 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से उसको बंधित किया जाए और साथ में कोई भी शासकीय पद से उसको नहीं आने के लिए उसको वहां पे बाध्यता हो। यहाँ तक आपकी नगर पालिका का बताया, नगर पालिका में देखिए, इसीलिए आप देखिए कि मैंने मेरे कार्यकाल में डायरेक्ट इलेक्शन रखा था, क्योंकि ये खरीद फरोख्त जो है, ये खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया है हम लोग पंचायतों में भी देख रहे हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। भोपाल जिला पंचायत में 10 में से 8 कांग्रेस की जीत के आए, 2 भाजपा की जीत की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 8 में से 6 लोगों को उठा के ले गए, जबरदस्ती पुलिस की माने उठा के ले गए और उनसे भी वोट नहीं करवाए, टेंडर वोट कराए। टेंडर वोट में 6 उनके हो गए थे, 4 हमारे थे। जो हमारे जो 4 लोग थे उनको 4 वोट मिले और जो हमारे चले गए थे उनको, और वो भी उनसे वोट नहीं डलवाए जो टूट के गए थे, उन पर भी उनको भरोसा नहीं था। इसलिए मैं तो आज भी इस बात का हकदार हूँ। अब जैसे नगर निगम का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इसी प्रकार अगर हमारी नगर पालिका नगर पंचायत में जो मेरे कार्यकाल में डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी, वो अगर होती तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं तो अब ये चाहता हूँ कि जहाँ पर भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बेसिस पे चुनाव होता है वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहिए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग हमेशा पक्षधर रहे हैं। इस बारे में कौन ने किसने वोट बाहर दिया इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सर जावद, आपने आज जावद का दोनों को वहाँ बड़ी मजाक की बात हुई। हमारी उसकी हमारे सेक्टर मंडल की मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा, साहब हम तो परेशान हैं, एक तो सत्तू ब्रांड एक तो राजू ब्रांड है, तो दोनों को हमने मंच पे बिठा के कुर्सी पे बिठा के उन दोनों से कहलाया कि जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम कसम खाते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर सर कांग्रेस तो हमें बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया। देखिए, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद 38 साल का था जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गया था। पिछली बार कांग्रेस युवा भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, वो ये समझेंगे कि इन दोनों में से ही तय करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं में टिकट मिलेगा, नहीं, बल्कि व्यक्ति को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जिसको टिकट मिलेगा सपोर्ट करें। दोनों को समझौता कराना है, इनको मिलेगा उनको नहीं, ये समझौता इस बात का है कि आपने बुला के मंच पर कहा कि क्या ना, ये समझौता इस बात का है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार की बजाय बाहर से पैराशूट उम्मीदवार करके, क्या जिले में इस बार भी वही रहेगा? नहीं, सामान्य तौर पर स्थानीय चुनाव व्यक्ति भी चुनाव लड़ाएगा। सर माफिया डॉन की बात की नियमित में नहीं उठाना चाहिए। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय
इस मामले में हमें जानकारी दीजिए। कोई नहीं उठाएगा तो उसका मैं तो उठाऊंगा। आप जो सीएम थे आज भी उसमें कहा है, लेकिन पिछले देश में सबसे ज्यादा आज खतरा इस देश को है जो नौजवान पीढ़ी स्मैक पर लग गई। नशा करने की जो आदत नौजवानों में पड़ गई है, आज मैं समझता हूँ कि देश की सबसे बड़ा खतरा है। और विदेशों से भी जो आज पकड़े गए हैं मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का स्मैक पकड़ा जा रहा है और उसके बारे में यही पता नहीं पड़ता कि कौन ला रहा है और किसके पास जा रहा है। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं बताया, किसने वो 21,000 करोड़ का ड्रग मंगवाया और किसके पास जाने वाला था। आज ये तो पूरी असफलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि कहां से ड्रग आया, अफगानिस्तान से ड्रग आया, किसके नाम से आया, कौन उसका लेने वाला था, कहां जाता, आज तक उसकी जानकारी कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें नहीं बताई। कांग्रेस में विधानसभा टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया के हिसाब से होगा, जिताऊ होगा और अच्छा जनसेवक होगा। धन्यवाद। पुलवामा पर मेरे जो प्रश्न थे और जो मैंने कहा था, मैं सही निकला कि नहीं निकला, एक। दूसरा, सत्यपाल मलिक भाजपा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, वो खुद इस बात को कह रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो चुप रहो, NSA अजीत डोभाल कह रहे हैं तुम चुप रहो। अरे उन्होंने यही तो कहा था कि हमारी फेलियर है ये, और आज भी ये प्रश्न हमारे सामने है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है और डायरेक्टर जनरल CRPF कह रहा है कि हमको हवाई जहाज से इनको ले जाने दीजिए, यहाँ पर इनको खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज 11 रिपोर्ट उन्होंने दी है 1 महीने में, 1.5 महीने में, कि इनको हमारे को जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ भी घटना हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद भी केंद्र सरकार की गृह मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने हवाई जहाज देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 40 हमारे जवान शहीद हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी वजह से ये इतनी बड़ी हमारी दुर्घटना हुई है? इसके लिए प्रधानमंत्री का कोई दूसरा देश होता ना तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता, रक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता, गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता। यहाँ ये हालत है कि वो कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष भोपाल का, बजरंग दल का नेता सतना का अध्यक्ष, दोनों कम से कम 20 लोगों की उनकी टीम थी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसा लेकर जासूसी कर रही थी। उन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? आज तक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा जवाब नहीं देते। मैंने जब प्रश्न पूछा तो कह दिया दिग्विजय सिंह देशद्रोही है, अब हमने और कह दिया पाकिस्तानी है। ये कह रहा था कि दिग्विजय सिंह के रगों में अंग्रेजों का खून बह रहा है। भाई हाथ हो गई आप में। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो है बिना तथ्यों के आधार पर न लगाइए मुख्यमंत्री जी। मैंने अपने आप को हाजिर किया थाने में कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं देशद्रोही हूँ, मुझे गिरफ्तार करिए, समाज में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ के थानेदार ने मुझे लिख दिया कि हमने पता लगा लिया आपके ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा और थानेदार कह रहा कि नहीं। अब किसकी बात माने? ये बात एक अजीब सी बात है। चाइना आर्मी ने हमारी धरती पर कब्जा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी का चीफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है।
रक्षा मंत्री कह रहे हैं कब्जा किया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी जमीन पे न किसी ने कब्जा किया है न कब्जा हुआ है। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी चाइना की जो लाइन है उसका समर्थन कर रहे हैं और भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ का वो विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए ये देशद्रोह है कि राष्ट्रभक्ति है?